हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूप परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए जीके साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। तो साथी, जैसा कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने का अंतिम तिथि समाप्त हो चुका है, जो कि साथी 1 मार्च तक था और आज आपका 2 मार्च हो चुका है। अब साथी आपको केवल पढ़ाई करना है, जिसमें जीके साइंस, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होने वाले हैं और आपको केवल तैयारी करना है। कभी भी आपका साथी ग्रुप डी का एग्जाम हो सकता है। फिलहाल में तो आपका आरपीएफ का एग्जाम आज से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद एएलपी सीबीटी 2 का पेपर होगा, उसके बाद एनटीपीसी का एग्जाम होगा, उसके बाद दोस्त आप सभी लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम डेट आएगा, उसके बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ध्यान देंगे दोस्त, अब आपको केवल पढ़ाई पर फोकस करना है बहुत अच्छी तरीके से, यदि आपको इस बार ग्रुप डी में एक सीट लेना है तो। ओके दोस्त, तो इस समय हम लोग जो लगातार जीके साइंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए 1 मार्च से, तो आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा होने वाला है, जिसमें से टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेशन होगा, प्लस एग्जाम बेस पे सवाल हम करेंगे साथी, वही सवाल करेंगे जो पेपर में बन सके। ओके, तो आप सभी का आज सही करने का टारगेट है। 50 प्रश्न में से 36 क्वेश्चन होने वाले हैं। टारगेट हम लोग का 2025 के एग्जाम में रहने वाला 45 में से 45, क्योंकि साथ ही ग्रुप डी के एग्जाम में जीके और साइंस मिलाकर टोटल 45 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें साथ ही इसे अभी पक्का करना है, पूरे अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन को डिस्कस करके उसे तैयार करना है। ओके, तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरे को हल करते हैं। तो देखिएगा आप सभी का आज की सेशन में कितना स्कोर बना। तो साथ ही डेली क्लास सुबह 8 बजे चलती है, एक 11:30 AM पे चलती है और एक शाम को 7 PM पे चलती है। ओके, तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए दोस्त, अंग्रेजों ने किस वर्ष में भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया? तो बताइए दोस्त, अंग्रेजों ने किस वर्ष में भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था? तो याद रखिए दोस्त, अंग्रेजों ने 1835 में भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना लिया था। तो पहले का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। डैश लोदी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो साथी, लोदी राजवंश का संस्थापक कौन था? सुल्तान इब्राहिम, अलाउद्दीन लोदी, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी? तो लोदी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सर जी, ये तो बहलोल लोदी था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? तो साथी, भारत का जो पहला विश्व विरासत शहर था, जो कि ये दर्जा यूनेस्को द्वारा किस शहर को दिया गया था? बताएंगे सभी साथी, हैदराबाद, हम्पी, जयपुर या अहमदाबाद को? तो याद रखिए दोस्त, अहमदाबाद शहर को दिया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। डैश झारखंड का राज्य पुष्प कौन है? तो साथी, झारखंड का राज्य पुष्प कौन होता है? कमल, रोहिरा, आर्किड या पलाश? तो झारखंड का राज्य पुष्प याद रखिएगा पलाश है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किसके बीच चलने का प्रस्ताव है? तो साथी, जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन थी, वो किस शहर के बीच चलने का प्रस्ताव है, यानी किस शहर से चलेगी और किस शहर तक चलेगी, जाकर रुकेगी? तो बताइए, चलने का प्रस्ताव है। पहली बुलेट ट्रेन है साथी, जो कि ये चली थी, लगभग 508 किलोमीटर चली थी मेरे दोस्त, जो कि ये अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने का प्रस्ताव है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्त, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक सवाल आपसे पूछता है कि उत्तराखंड किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो याद रखिए दोस्त, ये 2000 में अस्तित्व में आया था। और उत्तराखंड साथ ही किस राज्य से अलग होकर नया राज्य बना? तो यूपी से। यूपी के 13 जिलों को काट कर दोस्त एक नया उत्तराखंड को बनाया गया है, जिसमें 2000 में अस्तित्व में आ चुका था। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो मेरे दोस्त, इनमें से क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? बताएंगे सभी साथी। तो याद रखिए, नीलगिरी पहाड़िया है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
निम्नलिखित में से कौन शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और काफ़ी इजी भी सवाल है, बताएंगे सभी साथी। कौन शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिए दोस्त, अहमदाबाद शहर है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो साथी वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो कौन है वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक? तो याद रखिए चेतन भगत है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। तो साथी यदि आपने ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भर दिया होगा, अभी तक पैसा नहीं कटाया, तो साथी अभी भी आपके पास 2 दिन का समय है, आप पैसा कटा सकते हैं। फिर साथी आप सोच रहे हो कि हमने फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक कर दिया है, नाम पता मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी या कुछ भी साथी आपका मिस्टेक हुआ है, तो वह विंडो करेक्शन खुलेगा साथी, जो कि 14 मार्च तक चलने वाली है। लेकिन साथी आपको जितना आप गलत किए होंगे आप जो सही करेंगे ना, पर साथी 100 रुपया लग रहा है भाई। इस बार आरआरबी ने ऐसा नियम निकाल दिया है, तो इस बात को ध्यान देंगे आप सभी लोग। 100 रुपया आपका चार्ज लगेगा। फिर साथी आपने सिलेबस देखा होगा, तो इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन कंप्यूटर पे रहेंगे। एक क्वेश्चन साथी 1 नंबर का है, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, और समय 90 मिनट आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट नहीं मिलेगा, और हर एक क्वेश्चन भाई 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी लेगा। यानी दोस्त आप मतलब एक जो सही किए रहेंगे वो 3 गलत कर देंगे तो एक सही वाला कट जाएगा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग ये सिस्टम होता है, याद रखिए दोस्त। ओके, ये सारे पॉइंट्स आप याद करके अपनी तैयारी को ज़बरदस्त रखिए साथी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस ईस्वी में गुजरात में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया? तो मेरे दोस्त चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस ईस्वी में गुजरात में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था? तो याद रखिए 390 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। डैश की कल्पना एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार के सिद्धांत पर की गई थी। तो साथी एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार किस सिद्धांत पर की गई थी? इसकी कल्पना तो आप सभी को मालूम होगा, जीएसटी में की गई थी, वस्तु और सेवा कर में। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जीएसटी 2017 में भारत में लागू हो गया था। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो मेरे दोस्त भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? याद रखिएगा डीपीएसपी से संबंधित है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। सवाल पूछता है पेपर में डीपीएसपी। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। दौलत खान ने किस सम्राट के खिलाफ सहायता के बदले में अपनी निष्ठा की पेशकश करते हुए काबुल में बाबर के पास दूत भेजे? तो दौलत खान ने किस सम्राट के खिलाफ सहायता के बदले में अपनी निष्ठा की पेशकश करते हुए काबुल में बाबर के पास दूत भेजा था? तो याद रखिए दोस्त इब्राहिम लोदी ने ऐसा किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। नामीब रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो साथी नामीब रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? याद रखिए दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो साथी लास्ट में आप अपना सभी स्कोर बताएंगे कि आप सभी का इन 50 प्रश्नों में से कितना स्कोर आप आज के सेशन में कर पाएँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल कौन सी फसल होती है जिसे आप लोग इसे साथी मानसूनी फसल भी बोलते हैं? खरीफ फसल साथी मानसूनी फसल के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे आप सभी लोग, क्योंकि साथी इनकी जो खेती होती है ना मानसून के मौसम में ही की जाती है। इसमें कौन कौन से मतलब कि बोया जाता है या उगाया जाता है, जैसे चावल होते हैं साथी, राइस होते हैं, फिर उसके बाद मक्का इसमें हो जाते हैं, फिर उनका जो बाजरा होते हैं ना बाजरा होते हैं इसी में आते हैं, धान भी साथी इसी मौसम होते हैं, और ज्वार भी इसी में होते हैं। तो ध्यान, और सोयाबीन मूंगफली इसके सभी ये किस में होते हैं? खरीफ फसल के हैं। इसे मानसूनी फसल के रूप में भी जाना जाता है। ओके दोस्त, तो ये ध्यान देंगे। और एक जायद फसल भी आप याद रखिए, यह खरीफ और रबी के मौसम के बीच का एक छोटा मौसम होता है जो जायद मौसम होता है, इसको याद रखिए।
तो इनमें से खरीफ फसल कौन नहीं है? तो ध्यान देंगे आप सभी लोग, गेहूं। गेहूं तो साथ ही ठंडी के मौसम में, ठंडी के मौसम में कौन सी फसल होती है? रबी की मौसम होती है, याद रखिए दोस्त। और जायद मौसम में साथी जो आपसे पूछेगा कि जायद का एक आध दो एग्जाम्पल बताइए, जायद मौसम कौन मौसम होते हैं? तो साथी ये खरीफ, जो खरीफ होता है ना, एक खरीफ और रबी, इन दोनों मौसम के बीच का एक छोटा मौसम होता है, उसे साथ ही जायद मौसम बोलते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? जैसे कद्दू जानते हैं आप लोग, कद्दू होता है, ककड़ी जैसे गांव में हम लोग जानते हैं ककड़ी, और साथ ही तरबूज, और एक आपका करेला भी इसी मौसम होते जायद में। तो ध्यान देंगे दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, आप किसके साथ विकासवाद के सिद्धांत को जोड़ सकते हैं? तो इनमें से दोस्त आप किसके साथ विकासवाद के सिद्धांत को जोड़ सकते हैं? तो याद रखिए मेरे दोस्त, डार्विन के साथ। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, ई गवर्नेंस क्या है? बताइए ई गवर्नेंस क्या होता है? तो याद रखिए प्रौद्योगिकी संचालित प्रशासन होते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किसे मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से भी जाना जाता है? तो साथी इनमें से किसे मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है? तो सर जी AR रहमान को। ए ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अमेरिकी नागरिक आंदोलन के कार्यकर्ता का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण मेरा एक सपना है दिया था। तो अमेरिकी नागरिक आंदोलन के कार्यकर्ता का नाम बताना जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण दिया था मेरा एक सपना है, किसने दिया था? बताएंगे सभी दोस्त। तो याद रखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो याद रखिए डोलोमाइट पाया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, खानवा की युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो साथ ही ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा कि बताएंगे कि खानवा की युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। एक सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में साथ ही छोड़ रहे हैं। ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया, ऑप्शन डी। बताइए खानवा की युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? सभी दोस्त बताएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सुंडा जल डमरू मध्य दो द्वीपों के मध्य स्थित है, उनमें से एक जावा है तो दूसरा द्वीप कौन सा है? तो साथी सुंडा जल डमरू मध्य दो द्वीपों के मध्य स्थित है, उनमें से एक जावा है तो दूसरा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिए एक द्वीप सुमात्रा है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम का संकलन किया है? तो साथी किसने रघुवंशम का संकलन किया है? सूरदास, कबीरदास, कालिदास या तुलसीदास जी ने? तो रघुवंशम का संकलन किसने किया है? तो कालिदास जी ने किया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राज्यसभा की अधिकतम अनुमेय संख्या कितनी है? तो साथी राज्यसभा की अधिकतम अनुमेय संख्या कितनी होती है? टोटल कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम की बात करें तो 250 होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो साथी जैसे कि आपका श्रीलंका और भारत को अलग करता है पाक जल डमरू मध्य, तो उसी तरह बताइए कि जल निकाय ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से कौन अलग करता है? कौन सा सागर अलग करता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को? तो याद रखिए तस्मान सागर अलग करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ दोस्त भारत और पाकिस्तान का चीर प्रतिद्वंद चलता है ना, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का चलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले कोच को कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया जाता है? तो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले कोच को कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया जाता है? बताएंगे सभी दोस्त। तो याद रखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कोच को दिया जाता है दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक कौन है? तो साथी पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक कौन है?
तो याद रखिए सानिया मिर्जा हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है बताइए। तो याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। पंचतंत्र के लेखक कौन है? काफ़ी इजी सवाल है, बताएंगे सभी दोस्त कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो याद रखिए विष्णु शर्मा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और साथ ही आप डेली लगातार सुबह 8 बजे और 11:30 AM पे और शाम को 7 PM पे क्लास जरूर ज्वाइन करके अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाएंगे। तो साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि साथ ही जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं ऑन करेंगे तो आपके पास जब भी हम क्लास प्रोवाइड करेंगे सुबह दोपहर शाम में तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्त कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल भी बातेंबाजी नहीं हमारे इस क्लास में चलती, केवल पढ़ाई पे ही बातें चलती है। कम समय इसलिए लेते हैं दोस्त, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपको प्रोवाइड डेली का डेली हम करते हैं। ओके, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए बौद्ध धर्म की नींव कौन से आर्य सत्य और कौन से आंगिक मार्ग हैं? यानी दोस्त बौद्ध धर्म की नींव साथी 4 आर्य सत्य हैं, कितने और कितने आंगिक मार्ग हैं बताइए। तो दोस्त बौद्ध धर्म की नींव याद रखिए इसमें 4 आर्य सत्य हैं और 8 आंगिक मार्ग होते हैं, यानी 4 8। देखिए बौद्ध धर्म की नींव 4 जो सत्य आपका आर्य सत्य है और 8 आंगिक मार्ग, यानी डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। एक लिंगीय पुष्प की पहचान कीजिए। तो इनमें से एक लिंगीय पुष्प की पहचान करना है, तो कौन इनमें से? तो मक्का है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। मानव मस्तिष्क का ग्राम में भार कितना होता है बताइए। मानव मस्तिष्क का ग्राम में भार कितना होता होगा? तो याद रखिएगा 1200 से लेकर 1400 ग्राम होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो समझ सकते हैं दोस्त 1200 से लेकर 1400 ग्राम, यानी 1 किलो 400 ग्राम तक भी हो सकता है मानव मस्तिष्क का ग्राम में भार। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन संयोजी उत्तर का उदाहरण है? तो इनमें से संयोजी उत्तर का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिए दोस्त हड्डी है। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोचिए दोस्त, सोडियम मतलब Na हो जाएगा, सल्फेट का मतलब क्या होता है भाई, सभी को मालूम होगा, तो इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं। तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र सबसे पहले Na2SO4 होता है। क्या दोस्त, Na2SO4 होता है, यानी देखिए ऑप्शन ए आपका दे रखा है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 5वें आवर्त में सबसे अधिक धात्विक तत्व कौन सा है? तो साथी 5वें आवर्त में सबसे अधिक धात्विक तत्व कौन सा होता है? रुबिडियम, कैल्शियम, सोना या प्लेटिनम? तो 5वें आवर्त में रुबिडियम सबसे अधिक धात्विक तत्व हैं। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। CO का आणविक द्रव्यमान कितना होता है भाई, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 16, 44, 32 या आपका 28? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान टोटल साथ ही 28 है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? तो साथी NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है बताइए। तो याद रखिएगा भूरा होता है, यानी ब्राउन कलर का होता है NO2 के धुएं का रंग। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 38 देखिए। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? चलिए बताइए दोस्त, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे साथी, क्योंकि ऑप्शन ही पूरा खेल है आप सभी के लिए। तो 1 न्यूटन बराबर दोस्त याद रखिए 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड माइनस स्क्वायर है मेरे दोस्त, याद रखिएगा माइनस स्क्वायर, और किसी ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि सवाल पूछेगा 1 न्यूटन तो ऑप्शन बिल्कुल सेम देगा, जिसमें देखिए किग्रा मीटर स्क्वायर यहाँ पर
डायरेक्ट स्क्वायर दिया, प्लस स्क्वायर दिया, लेकिन दोस्त यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड आपका स्क्वायर है। याद रखिएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 39 डैश किसके प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं? तो किसके प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं? टेरिडोफाइटा के, थैलोफाइटा के, आवृत्त बीजी के, ब्रायोफाइटा के। तो साथ ही यदि आवृत्त बीजी आपको दिखा गया और फूल दिया है तो समझिए आवृत्ति बीजी के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या दिया है। शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में रहते हैं? शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में रहते हैं बताइए? तो याद रखिए अधिवृषण में रहते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण प्रवार यानी मुलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा चूर्ण प्रवार मुलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो देखिए जो मुलस्का संघ से संबंधित है, एक तो घोंघा आते हैं, काइटन आते हैं, ऑक्टोपस आते हैं, लेकिन एंटीडोन्स आते हैं, ये मुलस्का संघ से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है? बहुपरमाणुक का मतलब क्या होता है? पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बहुपरमाणु का मतलब क्या होता है। कोई भी साथी अणु, जैसे कि मतलब कि कोई भी अणु साथी जिसमें 2 से अधिक परमाणु हो जाते हैं, 2 से अधिक साथी, याद रखिए 2 से अधिक परमाणु होते हैं तो उसे बहुपरमाणु बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्त, 2 से अधिक परमाणु जिस भी उपस्थित रहते हैं अणु में तो वो साथी आपके क्या होते हैं, आपका बहुपरमाणु होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए H2 क्या है और O2 क्या है आप सभी का, तो बहुपरमाणु। और देखिए O2 और H2 ये तो बहुपरमाणु नहीं, क्योंकि 2 से अधिक होना चाहिए। तो देखिए सल्फर कितना होता है, S8 होता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा S8, ये क्या हो जाएगा आपका बहुपरमाणु, क्योंकि भाई इसमें देखिए अणु क्या है 2 से अधिक परमाणु हो जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा सल्फर आपका बहुपरमाणु हो जाएगा। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से आवर्त सारणी का हिस्सा कौन नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्त, जो आपका हैलोजन तो है, लेंथेनाइड है, एक्टिनाइड है, लेकिन कार्सिनोजेनिक नहीं है दोस्त। आवर्त सारणी का हिस्सा कार्सिनोजेनिक, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। निम्नलिखित में से क्या ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो साथी ध्वनि तरंग की एक विशेषता कौन नहीं है? तो देखिए आयाम तो है, आवर्तकाल और आवृत्ति भी है, गति भी है, लेकिन घनत्व तो साथी ये ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है बताइए? धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा वस्तु का वेग बढ़ जाता है, यानी पॉजिटिव रहेगा तो बढ़ जाएगा, वस्तु का वेग जो रहेगा वेलोसिटी रहेगा वो साथ ही इंक्रीज कर जाएगा। तो डी ऑप्शन इस सवाल का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का संबंध किससे हो जाएगा? भाई गाय के दूध में काफ़ी पोषक तत्व हमें मिलते हैं, कैल्शियम, हमारी हड्डी मजबूत रहती है, कैल्शियम मिलती है। तो साथ ही जैसे कि गाय का दूध से वही संबंध है तो वृक्ष का संबंध किससे हो जाएगा? तने से कि साथ ही आपका फल से? बिल्कुल फल से हो सकता है, लकड़ी से तो होगा नहीं, छाया से, क्योंकि भाई जैसे गाय का दूध से हमें काफ़ी मजबूती मिलती है तो वृक्ष से फल मिलती है, तो फल भी खा के हमें काफ़ी पोषक तत्व मिलता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है, बताइए। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाला लवण कौन है? बताएंगे सभी साथी, क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर? तो याद रखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो मेरे दोस्त इटाई रोग किसके कारण होता है बताइए? मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक या नाइट्रेट की वजह से। तो इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए।
1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? ये तो काफ़ी इजी सवाल है भाई। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो चुकी थी, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुई थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से खेल कूच बिहार ट्रॉफी से संबंधित है? कूच बिहार, बिहार नहीं बिहार, बताइए कौन से खेल कूच बिहार ट्रॉफी से संबंधित है? टेबल टेनिस, शतरंज, बास्केटबॉल या क्रिकेट? लास्ट क्वेश्चन है दोस्त आज प्रैक्टिस सेट का, तो सभी बताएंगे आपका कितना स्कोर आज की सेशन से बना। सबसे पहले इस सवाल का राइट आंसर देंगे, कौन सा खेल कूच बिहार ट्रॉफी से संबंधित है? तो याद रखिए क्रिकेट खेल से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आज का पूरा 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का कंप्लीट कर लिए हमने, और आज आपने का जवाब बहुत अच्छा आ रहा था साथी। हर एक स्टूडेंट का हर एक क्वेश्चन लग रहा था बहुत अच्छा सही आ रहा है, बहुत अच्छी अपनी तैयारी करती है दोस्त ऐसे ही। अब तो आपको फॉर्म भरने की तिथि भी नहीं बढ़ रही, तो जितने लोग फॉर्म नहीं भर पाएँ तो वो तो अब फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसका डेट ख़त्म हो चुकी है भाई। आज 2 मार्च स्टार्ट हो चुकी है, और मार्च के महीने में साथ ही कई वैकेंसी आपको आ रही है। और आपका आज से साथ ही 2025 का रेलवे का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रही है 2025 से। अब तो साथ ही रेलवे का ही एग्ज़ाम चलेगा लगभग 4 से 5 महीनों तक। ओके, तो बताइए दोस्त आप सभी कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। उम्मीद करूँगा इस सेशन आपने बहुत अच्छी तरीके से हल किया होगा, और काफ़ी हल भी आपने काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा हर एक प्रश्न आप सभी के लिए। ओके दोस्त, तो चैनल पर नए तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, और अपनी तैयारी लगातार करेंगे, साथ ही एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। रीजनिंग मैथ तो आप डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत बेसिक से साथ आप पढ़ेंगे। बेसिक क्लियर करिएगा दोस्त, क्योंकि आप इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। ओके, तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और सेशन के साथ 11:30 AM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।